वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 599 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है। 8000 से ऊपर टेस्ट हो गए। ठीक है, 8000 से ऊपर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबकी। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड में। किसानों की एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। या भारतीय क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। या किसानों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। या भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। क्या किया, क्या हुआ था चौरी चौरा घटना में। देखिए, खजाना तो नहीं लूटा गया था। ठीक है, वो खजाने वाला काकोरी कांड था। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। भीड़ किसानों की ही थी। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों को हटा दीजिए। और पुलिसकर्मी जो मरे थे वो 22 मरे थे, तो 100 को हटा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा। ठीक है, इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा क्रिप्स मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव थे। क्रिप्स मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना करना, युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करना और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने को लेकर सहमति। पूर्ण स्वतंत्रता और क्रिप्स मिशन में, देखिए क्रिप्स मिशन अगर पूर्ण स्वतंत्रता देता भारत को तो भारत इसका विरोध नहीं करते, नकारा नहीं जाता। ये गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। डोमिनियन स्टेटस दे रहा था ये, तो पहला सही है दूसरा सही है। तो क्या थर्ड को एलिमिनेट करके अपना आंसर मिलता, 50% तो कट ही जाता। ठीक है, काम आसान हो जाता। बी है इसका आंसर। तो क्रिप्स मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों व संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और क्या क्या था इनका प्रस्ताव। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा वो दे रहा था। ठीक है, और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की जगह मनोनयन की व्यवस्था और प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने व पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था के विरोध में मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, भारतीयों ने। भारतीयों का मुख्य क्या थी उस समय, कांग्रेस ही थी। देखिए, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर सहमति नहीं हो रही थी, तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी मजदूरों की तरफ से कितने प्रतिशत बोनस की मांग मिल मालिकों से कर रहे थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 35%, 70%, 30%, 50%। देखिए, गांधी जी के पास था दिमाग। ठीक है, तो 70% की तो मांग करेंगे नहीं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, आप बताइए 50% या 30%। 50 से भी कम थी मांग, 35% थी गांधी जी की मिल मजदूरों की ओर से। ठीक है, और मजदूर दे रहे थे उससे भी कम, 20% दे रहे थे वो। देखिए, गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35%
ठीक है, बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक 20% बोनस देने के पक्ष में ही थे। देखिए, अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों में मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में जो है गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। विवाद था मुख्यतः प्लेग बोनस को लेकर। ठीक है, अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया। अंततः गांधी जी आगे बीच में, ठीक है, हस्तक्षेप करने लगे और 35% दिलवा कर माने मिल मालिकों से मजदूरों को। बड़े काम किए गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन सबसे बाद का है? ये तो पता ही होगा आपको। चंपारण हो गया 1917 का, लिखते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए। असहयोग आंदोलन हो गया 1920 का, 20 से 22 तक। खेड़ा 1918 का है, और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 की ही है। तो यही हो गया बी वाला सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सबसे बाद का। तो चंपारण है 1917 का, ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने यही किया था साउथ अफ्रीका से आकर। अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गई 1918 की, खेड़ा भी 1918 का, खिलाफत 1919 से 1922 का है, असहयोग है 1920 से 1922, 1920 से 1922 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? एलिमिनेट करेंगे। एवी अलेक्जेंडर कमेटी नहीं, सर स्टैफोर्ड कमेटी नहीं, माइकल ओडायर कमेटी नहीं, सेडिसन कमेटी। तो रोलेट एक्ट जो है सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कारागार में डाल सकता था। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? कौन था वो? कौन था वो? रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो नाइट की उपाधि त्याग दी थी। वो थे शंकर नायर, सर शंकर नायर, शंकरन नायर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। याद रखिएगा दोनों का। ठीक है, किसने नाइट की उपाधि वापस की? टैगोर जी ने। और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे के चले गए सर शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक कमीशन गठित किया गया था, हंटर कमीशन। आपको बताना है कि इस हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 3 थे, 1 था, 2 था, या कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था? देखिए, वो साइमन कमीशन था, इसमें तो थे सदस्य, टोटल 8 मेंबर थे इसमें, इनमें से 3 थे भारतीय। तो इस हत्याकांड की जांच हेतु, किस हत्याकांड की जांच हेतु? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, ठीक है, हंटर कमीशन गठित किया गया। इस 8 सदस्य आयोग में या कमीशन में 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय सदस्य थे। अब थोड़ा सा टफ करेगा एग्जामिनर, तो इन 3 भारतीय सदस्यों का नाम पूछ लेगा, कौन कौन है वो? सर चिम्मनलाल सितलवाड़, और साहबजादा सुल्तान अहमद, और जगत नारायण। ठीक है, चिम्मनलाल सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की किसने मार्च 1940 में लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी? किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं की थी, मोहम्मद इकबाल ने नहीं की थी। किसने मारा माइकल को? उधम सिंह ने मारा। ठीक है, भगत सिंह लाकर गलत मत कर दीजिएगा। भगत सिंह ने मारा था सांड्रस को। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की जो है उधम सिंह ने 1940 में लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, इन्हीं के नाम पर है वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अप्रासंगिक हो गया? तो दिमाग दौड़ाइए। असहयोग आंदोलन कब का? 1920 से लेकर 22 का। अब इसी के आसपास होगा। कैबिनेट मिशन प्लान कब का? हटा दीजिए इसको, बहुत बात का है। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत बात का, 1942 का। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये भी बात कही है 1930 का, तो ये हो जाएगा सी। तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया।
कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताना है कि कौन सा करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। ये तो ऐसे स्टेटमेंट के पढ़ते पढ़ते लग रहा कि हाँ भाई ठीक ही होंगे ये। ठीक है, देखिए हर वो आंदोलन, भारत में हर वो आंदोलन जो जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने भाग लिया, भारत की जनता में ने भाग लिया, हर एक कदम था भारत की आज़ादी का। ठीक है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, बिल्कुल दिया, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। प्रोफेसर कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। असहयोग आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया और इस आंदोलन ने लोगों में निर्भीकता और उत्साह का संचार किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था स्वराज पार्टी की स्थापना का? बताइए, क्या करना चाहते थे वो? अंग्रेजों के सरकारी खजाने तक पहुंचना चाहते थे, अंग्रेजों के उच्च पदों पर भारतीयों को बैठाना चाहते थे, विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकारी नीतियों में बाधा डालना चाहते थे, या उनके कार्यकारी मामलों में हस्तक्षेप करके फूट डालना चाहते थे? ये फूट वाला काम तो अंग्रेज करके चले गए, तो भारतीयों से तो हुआ नहीं, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये खजाना बजाना लूटने का काम क्रांतिकारी कर रहे थे अपने, ये थे लोग नरम हृदय वाले। ठीक है, नरम दल वाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकारी नीतियों में बाधा डालना चाहते थे लोग, लेकिन इस चीज़ को लेकर गांधी जी चिंतित थे, गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, और इनका उद्देश्य था विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकार की नीतियों में बाधा डालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा और 40 से अधिक सीटें जीतीं। इतनी सीटें जीतने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को उनके मनमाने विधेयकों को पारित करने से कई बार रोका। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। इतनी सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस जो है, ठीक है, ये पार्टी जो है उनके विधेयकों को पारित होने से नहीं रोक सकी। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा जिसमें 40 से अधिक सीटें जीती। इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी उनकी संख्या, ठीक है, कभी इतनी नहीं रही कि वे अंग्रेज़ों को ऐसा विधेयक पारित करने से रोक सकें जिसे अंग्रेज आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी समझते थे। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, मतलब मन चाहा विधेयक वो पारित कर लेते थे तब भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के विधान परिषदों में सदस्य बनने और कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाने की नीति का विरोधी था? अभी बताया था ऊपर एक्सप्लेनेशन में, आंसर भी सब दिख रहा है आपको। तो कौन था वो? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तिलक नहीं थे, अंबेडकर नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। तो देखिए CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, यह भी याद रखना है आपको। CR दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। देखिए महात्मा गांधी स्वराज पार्टी की विधान परिषद के सदस्य बनने व कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। ये कुछ भी चलता रहता था गांधी जी के दिमाग में किसी भी समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1925, ठीक है, अगस्त 1925 में प्रथम ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए? कौन थे वो? थे विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न पूछने का तरीका हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन उत्तर मत चेंज करना आप। तो विट्ठल भाई पटेल अगस्त 1925 में प्रथम ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वाईकॉम सत्याग्रह, ये हो क्या रहा है? स्पेस दिया है फिर भी नीचे क्यों आ जा रहा है आंसर? चलिए 2 के साथ ही हुआ है बस। तो वाईकॉम सत्याग्रह किसके लिए था? भारतीय सैनिकों की आय बढ़ाने के लिए, भारतीयों को विदेशियों में काम करने से रोकने के लिए, या भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, या मंदिर प्रवेश के लिए? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर मंदिर प्रवेश के लिए है, जो आपको दिख रहा है। तो देखिए, वाईकॉम सत्याग्रह जो है मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन निम्न जातीय एजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़क के उपयोग के बारे में अधिकारों को मनवाने का प्रयास था। ठीक है। त्रावणकोर के एक गांव वाईकॉम में 30 मार्च 1924 को कांग्रेसियों के नेतृत्व में सवर्णों और अवर्णों का एक जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए जो है इस मंदिर तक पहुंच गया था। तो 15 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के प्रश्न इम्पोर्टेंट है इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी प्रैक्टिस एक बार करते रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो जीएस आप इन सारे टेस्ट से तैयार कर सकते हैं। कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स और अपना रीजनिंग देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी आना है उसमें तो। चलिए, धन्यवाद।